मुझे पढ़ना है 1813 का चार्टर एक्ट या 1813 का अधिकार पत्र। इस शीर्षक टॉपिक का शीर्षक ही है चार्टर एक्ट या अधिकार पत्र। सबसे पहले हम इस बात को क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि अधिकार पत्र या चार्टर एक्ट होता क्या है। कहा जाता था जब ब्रिटिश सम्राट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक और प्रशासनिक क्रियाकलाप के करने के लिए एक अधिकार देने का संबंधी कानून पारित किया जाता था ब्रिटिश संसद के माध्यम से, और जब यह कानून पारित हो जाता था इसी को हम लोग चार्टर एक्ट के माध्यम से जाना जाता है। और यह चार्टर एक्ट 1793 में भी पारित किया गया, 1813 में भी पारित किया गया, आगे चल के 1833 में भी पारित किया गया, 1853 में भी चार्टर एक्ट पारित किया गया। तो हमको 1813 के चार्टर एक्ट का अध्ययन करना है और 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से हमको यह जानना है कि 1813 का चार्टर एक्ट में क्या प्रावधान किए गए थे, उस प्रावधान के पीछे कौन कौन से कारण थे, जो प्रावधान किया गया था उस प्रावधान में का क्या महत्व था और उसमें क्या कमी खामियां रह गई थी जो कि आगे चलकर हम 1833 के चार्टर एक्ट पारित होने के लिए विवश होना पड़ा। तो हमको सबसे पहले देखेंगे कि 1813 का चार्टर एक्ट पारित होने के लिए कौन कौन सी परिस्थितियां या कौन कौन से कारण थे जिसका हम अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि 1813 का चार्टर एक्ट पारित होने का पहला कारण हम 1793 के चार्टर एक्ट के प्रोविजन में खोजने की कोशिश करेंगे। तो 1793 के चार्टर एक्ट के माध्यम से यह प्रावधान किया गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में प्रशासनिक एवं व्यापारिक क्रियाकलाप अगले 20 वर्ष के लिए प्रदान किया जाता है। तो हम देखेंगे कि 1793 और 1813 के बीच की काल अवधि सामान्यतः 20 वर्ष है। अतः 1813 में एक बार फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलाप का भारत के संबंध में विचार विमर्श करना जरूरी था ब्रिटिश सम्राट अर्थात या ब्रिटिश संसद के माध्यम से। लेकिन इसके बीच में हम देखेंगे कि 1793 और 1813 की काल अवधि में भारतीय परिप्रेक्ष्य और ब्रिटेन और यूरोप के परिप्रेक्ष्य में के राजनीतिक घटनाक्रम में या वैचारिकी घटनाक्रम में क्या क्या बदलाव हो रहे थे, जिस बदलाव के परिणाम स्वरूप हमको 1813 के चार्टर एक्ट में जो प्रोविजंस किया गया था, जो प्रावधान किया गया था, उसका प्रभाव दिखता है। तो पहला हम अगर आर्थिक परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश करेंगे तो पहला कि हम देखेंगे कि 1770 की दशक में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो जाती है और उस औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप वस्तुओं के उत्पादन में मशीन का स्थान ले लिया गया था और मशीन श्रम की तुलना में कम समय में अधिक से अधिक वस्तुओं का उत्पादन करती थी और अधिक से अधिक वस्तुओं के उत्पादन करने के कारण थोड़ा इनका मूल्य भी सस्ता होता था। तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप अधिक से अधिक वस्तुओं का उत्पादन होना शुरू हो गया था और उस वस्तुओं का मूल्य भी सस्ता था। लेकिन 1770 की दशक से लेकर 1813 के बीच में हम देखते हैं कि एक लंबे समय में औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में काफ़ी परिपक्व हो रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप वहाँ अधिक से अधिक वस्तुओं का उत्पादन किया जाने लगा। अब जब अधिक से अधिक वस्तुओं का उत्पादन होने लगा तो उसके लिए बाजार की भी आवश्यकता पड़ी और यह बाजार इंग्लैंड में सीमित था। तो लोगों ने क्या करना शुरू किया कि इंग्लैंड से बाहर यूरोप में और यूरोप से बाहर अन्य द्वीपों में जहाँ इंग्लैंड के
साम्राज्यवादी प्रसार थे, उन देशों में व्यापार करने की, छूट प्रदान करने की मांग करने लगे, जिसकी चर्चा हम ब्रिटिश संसद के अधिवेशन में बार बार होती है। और लोग कहते हैं कि भारत के संबंध में सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को ही व्यापारिक एकाधिकार न दिया जाए, बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा इंग्लैंड के अन्य कंपनियां हैं, उनको भी व्यापारिक सुविधा मुहैया कराया जाए। पहला ये चीज़ हो गया। इसी बीच में दूसरा चीज़ वैचारिकी तौर पे हम देखेंगे तो इंग्लैंड में एक 1776 में एडम स्मिथ के माध्यम से एक किताब प्रकाशित हुई जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशंस। उस किताब में एक विचारधारा का प्रसार किया गया, तो वह विचारधारा थी लेसेस फेयर थ्योरी, जिसको हिंदी में यथेचारिता का सिद्धांत या अहस्तक्षेप का सिद्धांत कहते हैं। इसका माध्यम या इसका तात्पर्य यह था कि राज्य को व्यक्ति के द्वारा बनाई गई संस्था या ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे अन्य कंपनियों के क्रियाकलाप में कम से कम हस्तक्षेप करने की कोशिश करना चाहिए, यानी कहीं ना कहीं उनको स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए अपनी व्यापारिक क्रियाकलाप पे, और वह व्यापारिक क्रियाकलाप का निर्धारण या व्यापारिक वस्तुओं का निर्धारण उनको बाजार पे छोड़ देना चाहिए, न कि राज्य के द्वारा निर्धारित करना चाहिए। यह विचार इंग्लैंड में या इंग्लैंड के लोगों के लिए या इंग्लैंड में काम करने वाली कंपनी के लिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोध में थे, उनके लिए एक वैचारिकी आयाम मजबूत किया, और इन लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार का विरोध करना शुरू कर दिया। इसी के अलावा यूरोप में देखेंगे कि एक और चीज़ें, एक अन्य वैचारिकी या विचार उत्पन्न हो रहा था जिसको कि हम उपयोगितावादी का सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत का मतलब था कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, जिसके प्रतिपादक बेंथम और मिल थे। यह भी कहा गया कि जब भाई भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर रही है तो वहां भी अन्य कंपनियों को भी व्यापार करने की छूट प्रदान की जाए, क्योंकि अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख यानी अधिकतम कंपनियां अधिकतम तक लोगों तक पहुंच बनाने में सहायता मिलेगी। यह वैचारिकी तौर पर देखेंगे कि हस्तक्षेप की नीति और उपयोगितावादी का सिद्धांत किस तरह से एक सकारात्मक माहौल का वातावरण निर्माण कर रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध या गैर ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों के लिए। इसके अलावा भी हम देखेंगे कि यूरोप में क्या घटनाक्रम हो रहा था। तो यूरोप में देखेंगे खासकर नेपोलियन के क्रियाकलाप को। नेपोलियन फ्रांस के सम्राट बन चुके हैं, और फ्रांस के सम्राट बनने के बाद वह यूरोप में फ्रांस के प्रभुत्व को स्थापित करना चाहते हैं, और इस प्रभुत्व को स्थापित करने में सबसे ज़्यादा अवरोधक उनका ब्रिटेन है, और वह ब्रिटेन को नौसेना के माध्यम से पराजित करने में अपने आप को असक्षम पा रहे हैं। तो उन्होंने एक योजना बनाई यूरोप को पराजित करने के लिए, और यूरोप को पराजित करने के लिए उन्होंने उनके व्यापारिक क्रियाकलाप को ठप करने की योजना बनाई। और इस व्यापारिक क्रियाकलाप को ठप करने के लिए उन्होंने एक कॉन्टिनेंटल सिस्टम यानी महाद्वीपीय व्यवस्था का प्रतिपादन किया। इस महाद्वीपीय व्यवस्था के माध्यम से वो इंग्लैंड के खिलाफ या उसके व्यापारिक क्रियाकलाप के खिलाफ माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, कि ताकि इंग्लैंड के व्यापार को अन्य देशों में छूट प्रदान न किया जाए। तो अब यह बात हुआ कि भाई इंग्लैंड के व्यापार को अन्य यूरोपीय कंट्री में छूट प्रदान न किया जाए, तो इससे कहीं ना कहीं इंग्लैंड के लोगों के लिए भी एक समस्या बनेगी। और यह इस प्रयास में अंतोगत्वा फ्रांस के तत्कालीन शासक नेपोलियन सफल नहीं हो पाए, लेकिन भी कहीं ना कहीं कई कठिनाइयां उनको पैदा करने में सफल हुए। अब हम
जब देखते हैं नेपोलियन के कॉन्टिनेंटल सिस्टम भी कहीं ना कहीं इंग्लैंड के व्यापारिक क्रियाकलाप को अवरुद्ध करने में सहायता कर रहा था, और एक तरफ औद्योगिक क्रांति के माध्यम से अधिक वस्तुओं का उत्पादन हो रहा था, लेकिन उनको खपत के लिए बाजार की कमी पड़ रही थी। तो दो चीज़ें अब एक दूसरे के विरोध में आ रही थी। इसके अलावा हम देखने के भारत में क्या हो रहा था, तो भारत में भी हम देखेंगे कि 1799 में लॉर्ड वेलेस्ली बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आते हैं, और उन्होंने अपने प्रशासनिक क्रियाकलाप को या राजनीतिक भूभाग को प्राप्त करने के लिए उन्होंने एक नीति का प्रतिपादन किया था, जिसको हम लोग सब्सिडी अलायंस या सहायक संधि कहते हैं। इस सहायक संधि के माध्यम से लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत में अधिक से अधिक भूभाग ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत लाने की कोशिश की है। हम देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने अन्य राजाओं को या अन्य शासकों को सहायक संधि करने के लिए बाध्य किया, चाहे वो हैदराबाद के निजाम हो या अवध के नवाब हो या मराठा के लोग हो या ऐसे अन्य मैसूर के लोग हो। ऐसे बहुत से भूभागों को उन्होंने अपने सहायक संधि के माध्यम से प्राप्त किया, और इसका तात्पर्य यह हुआ कि ब्रिटिश भूभाग के क्षेत्रफल बढ़ते चले गए, और ब्रिटिश भूभाग के क्षेत्रफल बढ़ने के कारण उनके प्रशासनिक क्रियाकलाप में भी संलग्नता अधिक से अधिक बढ़ रही थी। इसके अलावा भी हम देखेंगे कि किस तरह से इस काल अवधि में 1793 से लेकर 1813 के बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में ब्रिटिश भूभाग बढ़ाने के लिए कई युद्ध करने पड़ गए। जैसे हम देखेंगे कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, जिसमें टिप्पू सुल्तान अंतोगत्वा पराजित हो जाते हैं। इसके बाद देखेंगे द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, जो कि अलग अलग पेशवा के साथ, गायकवाड़ के साथ, भोसले के साथ लोगों के साथ लड़ा गया। तो इस लड़ाई का ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश भूभाग तो कुछ हद तक प्राप्त हुए, या प्रशासनिक क्रियाकलाप उनके इन रियासतों में या इन राजाओं के क्षेत्र में बढ़े, लेकिन कहीं न कहीं इस युद्ध संबंधी क्रियाकलाप के माध्यम से उनके आर्थिक व्यय भी बढ़े, और इसका परिणाम यह हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो राजकोष था वह घाटे में पड़ने लगा। अब यह ईस्ट इंडिया कंपनी का राजकोष जब घाटे में पड़ने लगा, तो एक बार फिर कहीं ना कहीं इनको ईस्ट इंडिया कंपनी को